Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, this is our sixth video lecture of Physics second year through online classes phase 3 from Iqra Faz Boys College. And we are preparing for the MCQs in this series. Today we are going to complete chapter number 13, Current Electricity. It's part 2 of 2 inshallah. So before moving on, हम कुछ फार्मूलाज को एक दफ़ा फिर दोहरा लेते हैं जो इस चैप्टर नंबर 13 में इस्तेमाल होते हैं। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी वी इक्वल्स आई आर, ये करंट का फार्मूला है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है ओम्स लॉ का। और आर ये रेजिस्टेंस का फार्मूला है, आर नॉट इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। रो मीन्स रेजिस्टिविटी, एल मीन्स लेंथ ऑफ रेजिस्टर और ए मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रेजिस्टर। And R1 means final resistance and R0 means original resistance। अगर हम किसी रेजिस्टर को हीट करें या कोई रेजिस्टर हीट अप हो तो उसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस R0 होगी और उसकी जो फाइनल होगी वो R1 हो सकती है। उसमें जो TA मीन्स टेम्परेचर का डिफरेंस, यानी 25 से 35 अगर हमने हीट किया तो 10 हो जाएगा। और अल्फा हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट होता है। ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है जी। अच्छा, फॉर सीरीज रेजिस्टर्स आर जो इक्विवेलेंट होता है रेजिस्टेंस का, सीरीज में वो डायरेक्ट प्लस होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, जबकि पैरेलल में इन्वर्सली प्लस हो रहा होता है। इसका मतलब सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो मैक्सिमम होती है, यानी जो मैक्सिमम होता है इन तीनों में से उससे ज़्यादा होती है, और पैरेलल में जो इनमें से सबसे कम होता है उससे भी कम होती है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन के तीन फार्मूले, P इक्वल वी आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पे स्क्वायर है। EMF का फार्मूला E इक्वल वी प्लस आई आर। ठीक है, ये I मीन्स करंट, R मीन इंटरनल रेजिस्टेंस, V मीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और E मीन्स EMF। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला है VIT, क्योंकि आपको पता है पावर का फार्मूला VI होता है, तो पावर में वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, तो अगर इसको हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं VI को तो हमें एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है जी, अब हम MCQs की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने नंबर 20 तक लास्ट लेक्चर में कर लिया था। पावर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय रेजिस्टेंस गिवन बाय P इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर। हम 21 से शुरू करते हैं। व्हेन अ रेजिस्टर कैरीज अ करंट I, द पावर डिसिपेटेड बाय इट इज P। कह रहे हैं अगर एक रेजिस्टर है जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है तो उसकी पावर P है। अगर वही सेम रेजिस्टर करंट कैरी करे 3I, यानी करंट जो है वो I से बढ़कर 3I हो जाए, 3 टाइम्स बढ़ जाए, तो पावर डिसिपेशन क्या हो जाएगी? तो आपने पढ़ा पावर डिसिपेशन फार्मूला होता है P इज इक्वल आई स्क्वायर आर। P इक्वल्स आई स्क्वायर आर। तो I अगर 3 टाइम्स बढ़ेगा तो पावर स्क्वायर टाइम्स बढ़नी चाहिए, यानी 9 टाइम्स। तो 9P आंसर होना चाहिए था, चूंकि यहाँ पे 9P नहीं है तो नन ऑफ अबव इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नंबर 22, अ पीस ऑफ वायर ऑफ लेंथ L and an area of cross section A has a resistance R. Another piece of wire of the same material and the same length, but twice the area of cross section, is connected end to end with the previous wire. The effective resistance is। ठीक है जी। वो आपसे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एक वायर है जिसकी लेंथ है L और जिसका एरिया है A, उसकी रेजिस्टेंस है R। ठीक है, मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखा भी देता हूँ। एक वायर है जिसकी लेंथ है L, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, उसकी रेजिस्टेंस है R। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इफ अगर हम कोई दूसरा पीस लें ऑफ द सेम मटेरियल, लेकिन उसका मटेरियल वही है जो ऊपर वाले पीस का मटेरियल, यानी ऊपर वाला जो मटेरियल है उसी मटेरियल का दूसरा पीस हम लें, उसकी लेंथ भी हम सेम रखें, लेकिन जो एरिया है क्रॉस सेक्शन वो हम डबल कर दें, तो क्या रेजिस्टेंस में फर्क पड़ेगा? मीन्स हमने मटेरियल तो वही है लेकिन हमने क्रॉस सेक्शन एरिया डबल कर दिया, लेंथ उतनी ही है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो था पहले A, अब वो हो गया 2A। अब आपसे कह रहे हैं इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, आप बताओ। तो आर डैश इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए फार्मूला होता है ना, तो यहाँ पे ए की जगह आ जाएगा 2A। ठीक है, तो ये जो रो एल ओवर ए है ये बराबर है आर के, तो 1/2
ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है ये आर के बराबर है, ऊपर वाले यानी इस वाले आर के बराबर है, रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पे आ जाएगा आर। तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा कि वो हाफ हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 आर। नंबर 23 है रेजिस्टेंस ऑफ 2, 5 एंड 7 एंड 9 ohms। चार रेजिस्टर्स आपस में कनेक्टेड हैं और उनका कनेक्शन है पैरेलल। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 5 ohm रेजिस्टेंस इज 5 वोल्ट। अगर वो कह रहे हैं 5 ohm रेजिस्टर जो है उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 9 ohm कितना होगा। तो जाहिर सी बात है ये चारों पैरेलल में कनेक्ट है, तो जो 5 ohm का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही सबका होगा, तो 9 का भी 5 वोल्ट ही होगा। 24 पे इन अ हाउस सर्किट ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द फेज एंड द न्यूट्रल टू गेट। ये बात लास्ट लेक्चर में एमसीक्यू आ गया था कि घरों में जो हमारे पास पावर आ रही होती है उसमें हम कनेक्शन पैरेलल लगाते हैं फेस के साथ एंड न्यूट्रल टू गेट, ताकि हमारे पास जो करंट है वो डिफरेंट आए। हर अप्लायंस का करंट डिफरेंस होता है और पोटेंशियल डिफरेंस हम सेम रखते हैं, इसलिए तो करंट डिफरेंट रखने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस रखने के लिए हम और ये कनेक्शन पैरेलल लगाते हैं। सॉरी। नंबर 25 पे हमारे पास अ वायर ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इज कट इनटू 3 इक्वल सेगमेंट्स, रेजिस्टिविटी ऑफ ईच सेगमेंट विल बी। ये हमने लास्ट लेक्चर में अच्छी तरह पढ़ा था कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इंट्रिंसिक होती है, तो उनमें से एक प्रॉपर्टी रेजिस्टिविटी भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी वायर को बहुत सारे पीसेस में कट भी कर दें तो हर वायर की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। यानी अगर कॉपर है, आप 1 मीटर का कॉपर लें या 10 मीटर का कॉपर लें, उसकी रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 26 EMF of three cells each of 2 volts in parallel will be 2 volt। अगर 3 सेल्स पैरेलल में कनेक्ट है और हर एक की जो ईएमएफ है वो 2 वोल्ट्स है, तो जाहिर सी बात है सबका ईएमएफ 2 वोल्ट्स होगा, क्योंकि पैरेलल में ईएमएफ और वोल्टेज सेम रहता है। इन रिलेशन आई इक्वल्स केवी, के स्टैंड्स फॉर आई इक्वल्स केवी, ये ओम्स लॉ का रिलेशन है, के का मतलब कंडक्टेंस होता है। Number 28 electrical energy dissipated as heat in a resistor is given by I square RT। क्योंकि I square R ये पावर होती है और T, अगर पावर को T से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है। नंबर 29 कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। ये कमर्शियल यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। नंबर 30 पे अ कॉपर वायर हैज अ रेजिस्टिविटी रॉ इज स्ट्रेच इन सच अ वे दैट इट्स डायमीटर reduces to half of the ओरिजिनल वायर, द न्यू रेजिस्टिविटी विल बी। अच्छा, रेजिस्टिविटी पे मैंने आपको बता दिया कि रेजिस्टिविटी पे वायर के साइज छोटा बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो सेम ही रहेगी। नंबर 31 पे टू वायर्स ऑफ रेजिस्टर R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। दो वायर है R1 और R2 जो कि एक सीरीज में कनेक्टेड सर्किट में। इफ R1 इज ग्रेटर देन R2 हीटिंग वुड बी। अगर R1 की वैल्यू R2 से ज्यादा है तो हीटिंग R1 में ज्यादा होगी, क्योंकि क्या हीटिंग का डायरेक्टली रिलेशन है रेजिस्टेंस के साथ। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी किसी वायर में उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तो R1 की वैल्यू ज़्यादा है तो उसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है। नंबर 32 पे रेजिस्टेंस ऑफ 2, 3 एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तीन रेजिस्टर हैं 2 ओम, 3 ओम एंड 5 ओम जो कि सीरीज में कनेक्ट है। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टर इज 1 एम्पियर। वो कह रहे हैं अगर करंट जो फ्लो हो रहा है 2 ओम रेजिस्टर से यानी इस रेजिस्टर से वो 1 एम्पियर है, तो आप बताओ करंट थ्रू अदर रेजिस्टर जो बाकी रहेगा 3 और 5 ओम वाले रेजिस्टर, इनसे जो करंट फ्लो हो रहा होगा उसकी क्या वैल्यू होगी। तो आप यहाँ पे गौर से देखें तो कनेक्शन इन सीरीज लिखा हुआ है, तो सीरीज का मतलब ये है कि सब रेजिस्टर में से सेम करंट फ्लो हो रहा होगा। तो अगर 2 ओम रेजिस्टर से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो बाकी रेजिस्टर से भी 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो कनेक्शन के अल्फाज से आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। ये एमसीक्यू सिर्फ पढ़ने में आपने तवज्जो देनी, बाकी आपको चीज़ें पता होती है लेकिन अक्सर जो गलती होती है वो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स जो मिस हो जाते हैं, इसलिए आंसर में गलती हो जाती है। नंबर 33 1 kWh इज इक्वल टू 36 एक्सपोनेंट 5 जूल होता है। इसका तरीकेकार ये होना चाहिए कि आप इसको, अगर आपको वैल्यू याद नहीं होती अक्सर स्टूडेंट को 1 kWh की, मैंने एक दफ़ा पिछले लास्ट लेक्चर में इसकी वैल्यू का तरीका बताया भी था। आप इस तरह से सॉल्व किया करें कि 1 kWh का मतलब ये है कि 1, इसमें जो किलो का के है इसको हम लिख सकते हैं 1000, इसमें जो आवर है इसको हम लिख सकते हैं 3600 सेकेंड,
ठीक है, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 36,00,000 जूल। ठीक है जी। फिर इसको हम कन्वर्ट करने स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये बन जाएगा 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल, या अगर 36 लिखेंगे तो 36 एक्सपोनेंट 5 जूल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 34, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज होती है। हमने लास्ट लेक्चर में लिखवाया भी था कि पॉइंट्स लिखवाए थे कुछ इस तरह के। ठीक है ना। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर में, कंडक्टर में रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से इंक्रीज होती है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों में रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के बढ़ने से कम होती है। तो कंडक्टर में सिर्फ रेजिस्टेंस बढ़ती है टेम्परेचर के बढ़ने से, और बाकी सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में रेजिस्टेंस कम होती है टेम्परेचर के बढ़ने से। ठीक है, जो उसके बाद है नंबर 35, अवायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इज कट इनटू 3 इक्वल सेगमेंट्स, रेजिस्टिविटी ऑफ ईच सेगमेंट हमेशा सेम रहेगी, कट करने से अलग अलग पार्ट्स में उसकी वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। Resistors of 3, 5 and 7 ohm are connected in parallel if the potential difference across 5 ohm resistor is 6 volt, potential difference across other resistor, ये भी ऊपर वाली बात ही है कि अगर तीनों पैरेलल में कनेक्टेड तो तीनों का वोल्टेज सेम होगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी dissipated as heat in the resistor is given by I square RT when it is desired to increase the current in the circuit without affecting its voltage, the batteries must be connected in। अब इसका आंसर आप लोग खुद सोचिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर ये ज़रूरत हो टू इंक्रीज द करंट इन द सर्किट विदाउट अफेक्टिंग वोल्टेज, हम करंट को बढ़ाना चाहें, इंक्रीज करना चाहें, और वोल्टेज को हम नहीं कम ज़्यादा करना चाहें, वोल्टेज सेम रखना चाहें, तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सा कनेक्शन लगाना चाहिए, सीरीज या पैरेलल या कॉम्प्लेक्स सर्किट या कुछ सीरीज और कुछ पैरेलल में, इसका आंसर आप लोगों ने खुद बताना है। नंबर 39 पे, a metallic wire of length L, resistor R and resistivity rho is cut into two equal part, resistivity of each part would be rho, यानी resistivity में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, resistivity सेम रहेगी। जी स्टूडेंट्स, मैं कुछ और एमसीक्यूज आपके सामने रख रहा हूँ, और इसमें से जो ये लेफ्ट कॉलम है ये मैं आपको सॉल्व कर के बता दूंगा, फिर समझा दूंगा। ये वाले आपने खुद से सॉल्व करने होंगे, 1 2 3 4 ये एमसीक्यूज। ठीक है, तो जो पहला है, 3 रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज। आपको पता है जब रेजिस्टर पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट हो तो उनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो 1/3 प्लस करके आती है, यानी 1/r प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 3 रेजिस्टर है और तीनों की वैल्यू है 3, तो इसके आंसर होगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी 3 एलसीएम आएगा तो ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 3/3 हो जाएगा, यानी 1। तो 1 आंसर आ जाएगा, 1 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद है, 3 रेजिस्टर ऑफ 1 2 एंड 3 ohms आर कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट्स। सीरीज में कनेक्ट है तो डायरेक्ट प्लस हो जाएंगे, यानी 1 + 2 3 + 3 6, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई 6 ohms, और जो वोल्टेज है वो है 12 वोल्ट्स। तो V इक्वल आई आर के फॉर्मूले से हम करंट निकाल सकते हैं, V/R, यानी 12/6, आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। तो करंट हो गया 2 एम्पियर। ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर विल बी, क्योंकि आपको पता है तीनों सीरीज में कनेक्ट है तो जो करंट होगा एक का वही दूसरे का भी होगा, वही तीसरे का भी होगा। तो जो करंट आया 2 एम्पियर वो तीनों के लिए सेम होगा, तो 2 एम्पियर आंसर हो जाएगा। नंबर 3 है, कंबाइनिंग 3 रेजिस्टेंसेज ऑफ 5.5 ओम ईच, देयर मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर कहते हैं 3 रेजिस्टर को हम कंबाइन कर दें तो उनमें मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ सकती है, तीनों की वैल्यू 5.5 ओम है, और हमें पता है मैक्सिमम रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में आती है और वो भी डायरेक्ट प्लस करके आती है, तो हम 5.5 को 3 टाइम्स प्लस कर देंगे, 5.5 प्लस 5.5 प्लस 5.5, तो आंसर आ जाएगा 16.5 ओम्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप ये लोग ये वाले एमसीक्यूज आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद है आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।